ये बात है लगभग 2015 की, जब एलन मस्क ने स्टारलिंक को एज अ प्रोजेक्ट की तरह इंट्रोड्यूस किया था स्पेसएक्स में। और स्टारलिंक का मोटिव था हाई स्पीड इंटरनेट ग्लोबली विद अ फोकस ऑन रूरल एंड अनडिजर्व्ड एरियाज। फिर 2018 में 2 सैटेलाइट के संग इसकी टेस्टिंग शुरू की और सैटेलाइट्स के नाम होते हैं टाइटन ए और टाइटन बी। हाँ, मैं उसी टाइटन की बात कर रहा हूँ जहाँ थैनोस की लड़ाई एवेंजर्स के संग हुई थी। क्या जोक मारा भाई। मजा आ गया भाई। एलन मस्क ये बात जानते थे कि जितनी ज़्यादा सैटेलाइट्स उतनी ज़्यादा कवरेज, तो उन्होंने सैटेलाइट्स की प्रोडक्शन पे फोकस किया। और मैं तुम्हें बता दूं कि स्टारलिंक की एक सैटेलाइट को बनाने का कॉस्ट लगभग 3.5 करोड़ रुपए है। और एलन मस्क एम करते हैं कि पूरी दुनिया में इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए वो लगभग 42,000 सैटेलाइट्स बनाएंगे। तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन ज़रूर होगा कि ये स्टारलिंक की इंटरनेट सर्विस ट्रेडिशनल इंटरनेट प्रोवाइडर से डिफरेंट कैसे है। तो आओ मैं तुम्हें विस्तार से थोड़ा सा बताता हूँ। तो मैं तुम्हें बता दूं कि जहाँ ट्रेडिशनल इंटरनेट प्रोवाइडर सच एज जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, जो कि 3 टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं अपने इंटरनेट को प्रोवाइड करने के लिए। नंबर 1 ऑप्टिकल फाइबर, नंबर 2 डीएसएल और नंबर 3 केबल्स। और इन तीनों टेक्नोलॉजीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट है ऑप्टिकल फाइबर, जिसे तुम मॉडर्न इंटरनेट का बैकबोन भी कह सकते हो। आज के टाइम पे जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं सच एज 4G, 5G, IoT, डाटा सेंटर, सब पॉसिबल हो पाया है सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर्स की मदद से। अंडरग्राउंड और अंडर सी लिंक के ज़रिए ऑप्टिकल फाइबर ने पूरे वर्ल्ड को आपस में कनेक्टेड रखा है और ये एक मेजर रोल प्ले करता है हमारे मॉडर्न इंटरनेट का। और वहीं दूसरी तरफ है स्टारलिंक, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का यूज़ करता है, जो कि अर्थ सरफेस से लगभग 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं, या मैं कहूँ चक्कर लगाते हैं। और स्टारलिंक का मेन एडवांटेज यही है कि रूरल एरियाज़ में भी उसी स्पीड में इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है जैसा कि ये अर्बन एरियाज़ में करता है। स्टारलिंक ने अपनी बीटा टेस्टिंग ये 3 कंट्री से शुरू की थी, यूके, यूएस, कनाडा, और फिर ये कंट्रीज़ बढ़ती ही रहीं और आज के समय में स्टारलिंक 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अवेलेबल है। और इसकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है इंडिया। इंडिया में स्टारलिंक इस्टेब्लिश करने के लिए एलन मस्क को गवर्नमेंट से स्पेक्ट्रम की परमिशन लेनी पड़ेगी। चलो तुम्हें एक आसान तरीके से बताता हूँ। इमेजिन करो तुम्हारे सामने 3 रोड्स हैं। एक रोड पे कार चलती है, एक रोड पे ट्रक्स चलती है और एक रोड पे बाइक्स चलती हैं। और तुम एक और रोड बनाना चाहते हो जो फुटपाथ होगा जिसपे लोग पैदल चल सकेंगे। तो तुम्हें इसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी और फिर गवर्नमेंट तुम्हारी हेल्प करेगी उस पाथ को क्रिएट करने में। और उसी रोड के बीच में कहीं या कोने में कहीं तुम्हें एक जगह मिल जाएगी जहाँ तुम एक फुटपाथ भी बना पाओगे। सेम वैसा ही सैटेलाइट से अर्थ तक अपने सिग्नल को पहुँचाने के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए एलन मस्क को गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और रिपोर्ट्स के हिसाब से स्टारलिंक ने गवर्नमेंट की सारी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर लिया है, जिसमें डेटा और स्टोरेज से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन। और बस अब एक ट्राई की रिकमेंडेशन बाकी है। उसके बाद गवर्नमेंट को आइडिया लग जाएगा कि स्टारलिंक को कितना स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करना है ताकि वो पूरे देश में अच्छा इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर सके। और बहुत हाई चांसेस है कि 2025 जनवरी से ही तुम्हें स्टारलिंक की सर्विसेज इंडिया में मिलना शुरू हो जाए। तो चलो मेन चीज़ पर आते हैं कि अगर इंडिया में स्टारलिंक लॉन्च होता है तो क्या एक्सपेक्टेड प्राइसिंग होगी और क्या ये सच में जियो और एयरटेल को टक्कर दे पाएगा। पहले तो बता दूं कि ये कोई सिम की तरह नहीं होगा कि 300 का रिचार्ज कराया और पूरे महीने चलाया। स्टारलिंक की सर्विसेज यूज़ करने के लिए तुम्हें एक डिवाइस लेना पड़ेगा, एक इक्विपमेंट बाई करना पड़ेगा जिसका प्राइस होगा लगभग 37,500। और उसके बाद तुम्हें एक मंथली रिचार्ज कराना होगा उसकी इंटरनेट सर्विस लेने के लिए, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस होगी लगभग 4,500। और इससे तुम्हारी टोटल कॉस्टिंग हो जाएगी 1 साल की लगभग 1,58,000 और नेक्स्ट ईयर के लिए 1,15,000, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तुम्हें वो इक्विपमेंट फिर से नहीं खरीदना पड़ेगा। और अगर इसी को कंपेयर किया जाए हमारे ट्रेडिशनल इंटरनेट प्रोवाइडर से सच एज जियो और एयरटेल, तो वहाँ तुम्हारी मंथली कॉस्टिंग स्टार्ट हो जाती है 300 से ही। और वहीं अगर तुम वाईफाई फाइबर्स लगवाते हो तो उसकी कॉस्टिंग भी तुम्हें साल की लगभग 10 से 12,000 पड़ेगी, जो कि स्टारलिंक के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है। तो स्टारलिंक के लिए प्राइस एक बड़ा इशूज़ है इंडिया जैसी कंट्री में ऑपरेट करने के लिए। बट स्टारलिंक का यही एक बड़ा फ़ायदा है कि रूरल एरियाज़ में भी वैसा ही इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है जैसा ये अर्बन एरियाज़ में करता है। तो एक बिग प्लस पॉइंट है, बट प्राइसिंग कैन बी ए इशू। तो अगर स्टारलिंक को अपना मार्केट इंडिया में सेट करना है तो उसे जियो जैसा कुछ करना पड़ेगा। जैसा जियो ने लॉन्च के टाइम पे लगभग 7 महीने तक पूरे भारत को फ्री इंटरनेट प्रोवाइड किया था। पर ये चीज़ करना आसान नहीं है और स्टारलिंक बहुत कम चांसेस है कि ऐसे करें, क्योंकि वो ऑलरेडी 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में है
और उनका 2024 का एस्टिमेट रेवेन्यू भी लगभग $6.6 बिलियन है। तो ऐसा करने का चांस नहीं है, बट कॉस्टिंग एक बड़ा प्रॉब्लम है स्टारलिंक के इस्टेब्लिशमेंट का इंडिया में। और स्टारलिंक चाह के भी फ्री इंटरनेट प्रोवाइड नहीं कर सकता शुरू में, क्योंकि उनका जो इक्विपमेंट है जो तुम्हें बाई करना ही पड़ेगा वो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता है, वो एक्सपोर्ट होगा बाहर से, और एक्सपोर्ट का कॉस्ट तो तुम जानते ही हो। और बिना वो डिवाइस के परचेस के इंटरनेट सर्विस को लाभ उठाना पॉसिबल ही नहीं है। तो देखते हैं यार कि कैसे एलन मस्क इंडिया में अपना स्टारलिंक इस्टेब्लिश करते हैं। और मेरे ख्याल से ये उनकी पहली कंपनी या पहला प्रोजेक्ट भी होगा जो इंडिया में आने वाला है, और बहुत जल्द आने वाला है, शायद तुम्हें अगले महीने से ही दिख जाए। तो जो भी हो देखते हैं, और तुम मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो।